हेलो दोस्तों, आज की क्लास में जानेंगे पृथ्वी की गतियों एवं सूर्य व चंद्र ग्रहण के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में आपको वे बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जिन्हें हमने रीट के सिलेबस के अनुसार राजस्थान बोर्ड की किताबों से तैयार किया है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। सबसे पहला प्रश्न यही है हमारी, देखा होगा आपको बता दें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, क्योंकि इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में, सूर्य व चंद्रग्रहण के बारे में, जिन्हें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इन्हें हमने राजस्थान बोर्ड की यानी RBSC बोर्ड की किताबों से तैयार किया है, जिसके बारे में स्पष्ट रीट में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रीट के जो SST का पोर्शंस होगा वो क्लास 6 से 8 की किताबों से पूछा जाएगा, और पूछने का जो स्तर होगा, जो कठिनाई स्तर होगा, वो कैसा होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। हमने वही लेवल को लेते हुए, वही स्तर को लेते हुए उसी प्रकार से इन किताबों से प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार किए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा रीट के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, और हमने प्रत्येक प्रश्न को इसमें लिया है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है हमारा वो है पृथ्वी का आकार कैसा है। देखिए, पृथ्वी के आकार मेन तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आए जिसमें हमें टिक करना होगा लद्धवच गोलाभ पर, अगर ऑप्शन में लद्धवच गोलाभ नहीं दिया हुआ हो तो आपको भूआब या पृथ्व्याकार मिलेगा। जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा होता है, लद्धवच गोलाभ या भूआब या पृथ्व्याकार जैसा होता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई है, और मध्य में क्या है, उभरी हुई है। यानी इन जो हमारे ध्रुवीय भाग है यहाँ से क्या है, चपटी है, और मध्य भाग हमारा यहाँ है, इससे ये क्या है, यहाँ से उभरी हुई पृथ्वी है, और यहाँ से क्या है, चपटी हुई है, थोड़ी दबी हुई है। तो इस भाग को, इस तरीके की जो डिजाइन होती है, इस तरीके की जो आकृति होती है, उसको बोलते हैं लद्धवच गोलाभ। तो हमारी पृथ्वी के जो आकार है वो कैसा, लद्धवच गोलाभ जैसा है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जियोड। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। परिधि का मतलब है कि अगर हम पृथ्वी की जिस गोलाई को पूरी को नापेंगे, ये जो पृथ्वी की गोलाई दी हुई है ये कितनी है, तो उसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसकी पृथ्वी की जो परिधि है, ये हमने परिधि बना रखी है ग्रीन कलर में। ये पृथ्वी की परिधि है, ये कितनी है, 40,075 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ ले कि पृथ्वी की परिधि कितनी है तो आपको बता देना 40,075 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की क्या है, परिधि है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। देखिए, ये भूमध्य रेखीय व्यास है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है हमारा, 12,756 किलोमीटर। और फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से हमारा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास व ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर का। अब देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि पृथ्वी का जो ये ऊपरी हिस्सा है इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव, और ये निचला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। तो ये हो गए हमारे ध्रुव। तो इन ध्रुवों की जो लंबाई है, ध्रुवीय जो व्यास है, इस ध्रुवीय व्यास को हम, इसको क्या कहेंगे, हम पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास कहेंगे। यानी ध्रुवों की मध्य की दूरी, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, ध्रुवीय व्यास कहेंगे। तो ध्रुवीय व्यास हमारा कितना है, 12,714 किलोमीटर, जो हमने यहाँ पे दे भी रखा है। नेक्स्ट अगला है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की, ये भूमध्य रेखीय व्यास है, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है, विषुवत रेखा की लंबाई अगर पूछ ले तो आपको बता देना है विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, 12,756 किलोमीटर। यहाँ आपसे कह दे कि भूमध्य रेखीय व्यास या विषुवत रेखीय व्यास कितना है पृथ्वी का, तो 12,756.6 किलोमीटर। तो हमने यहाँ लगभग 12,756 किलोमीटर ही लिख दिया है। अगर इन दोनों में 12,756.6 किलोमीटर और 12,714 किलोमीटर में अंतर देखा जाए कि इन दोनों में अंतर कितने किलोमीटर का, तो इनमें अंतर निकल के आया 43 किलोमीटर। बाई चांस हमारी किताब में तो इतना ही दे रखा है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है, 12,756, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714। ठीक है दोस्तों, अब स्तर की बात करें तो एक पॉइंट और भी लिखा है रीट में कि पूछने का स्तर कैसा होगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। तो वो आपको ये जानकारी तो किताबों में मिल जाएगी, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके के ना पूछ के वो ये पूछ ले कि भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है, तो आपको अंतर भी बता देना है कि कितना है, 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो याद रखें दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तथा अपने परिक्रमण तल से 66 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है, ये इसका क्या अक्ष है,
तो आपको स्पष्ट यहाँ से दिख रहा होगा कि हमारी पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है, यानी ये देखो आपको, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। जब अगर इसकी सीधी रेखा से बात करें तो सीधी रेखा के बीच में ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। और इसका जो परिक्रमण तल है, ये परिक्रमण तल है, और यहाँ से ये जो कोण बना रही है ये कितने डिग्री का बना रही है, 66 डिग्री का कोण बना रही है। तो एग्जाम में अगर आपसे ये पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो आप बता देना 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसको एग्जाम में 23.5 डिग्री भी लिख सकता है, 23.2 डिग्री भी लिख सकता है, या 23.5 डिग्री भी आपके एग्जाम्स में ऑप्शन में लिख सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, तथा पृथ्वी अपने परिक्रमण तल से कौन सा कोण, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों पे आप मोस्ट लगा लें, इंपॉर्टेंट लगा लें, पूछे जाने की संभावना 100% है इन प्रश्नों की। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्नों पर कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी का देखो दोस्तों, पलायन वेग होता है 11 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग का मतलब होता है, पलायन वेग उस वेग को कहते हैं कि जिस वेग से हम किसी चीज़ को फेंकें और वो पृथ्वी पर वापस ही ना गिरे और पृथ्वी से ऊपर चले जाए, आसमान में चले जाए, हमारे ब्रह्मांड में चली जाए। तो याद रखेंगे, अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी से 11 किलोमीटर पर सेकंड की अधिक गति से फेंकेंगे पृथ्वी से, तो वो पृथ्वी पर वापस आकर नहीं गिरेगी, वो ऊपर उड़ती हुई चली जाएगी। जितने भी हमारे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, जितने भी रॉकेट्स होते हैं, वो उड़ान 11 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ही भरते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। अगर 11 किलोमीटर पर सेकंड की कम गति से अगर किसी चीज़ को फेंकती तो वो वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाएगी, पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में खींच लेगी। अब बात करें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस दिशा में करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है कि पृथ्वी जो गति करती है वो किस कक्षा में घूमती है, किस दिशा में घूमती है। तो याद रखें कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस प्रकार ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में भी कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो कक्षा की आकृति होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है। तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा है सूर्य। कौन सा है, सूर्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। यानी सर्वाधिक निकट तारा तो कौन सा हो गया, सूर्य, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा हो गया, चंद्रमा, जिसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पुत्र कहते हैं चंद्रमा को। याद रखना कि किसे पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा को। पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं चंद्रमा को, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की गतियाँ कितनी हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ हैं 2। कितनी हैं, 2। एक गति का नाम है परिभ्रमण गति और दूसरी का नाम है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं, और रोटेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। अब ये परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति होती क्या है। तो याद रखेंगे, जो परिभ्रमण गति होती है दोस्तों, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना होता है, और परिक्रमण गति का तात्पर्य होता है कि इसके सूर्य के चारों तरफ घूमने को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाना, एक ही स्थान पर रहकर घूमना, उसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। याद रखना। अब अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। मैंने अभी बता दिया कि मान चलो पृथ्वी इस जगह पे है और इसी जगह पे घूम रही है, कहीं हिलना डुल रही है, मतलब अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू होता है ना, एक जगह उसकी नोक स्थिर होकर वो एक ही जगह पर घूमता रहता है, उसी पर अगर पृथ्वी घूमे लट्टू की भांति, तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं, घूर्णन गति या दैनिक गति या परिभ्रमण गति। घूर्णन का मतलब वो एक ही स्थान पर घूमती है, इस वजह से उसको घूर्णन गति कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब अपने चारों ओर ही भ्रमण करती है। दैनिक गति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो गति होती है, घूर्णन होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा घूर्णन 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया होती है, मान चलो ये सूर्य है हमारा, ये सूर्य है और इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है,
पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। वार्षिक गति इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा है लगभग 1 साल में पृथ्वी पूरा करती है, सूर्य के चारों ओर की जो परिक्रमा होती है उस परिक्रमा को। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर हम चलते हैं, अगली बात करते हैं कि घूर्णन गति यानी परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो परिभ्रमण गति होती है मैंने बताया कि 24 घंटे में लगभग पूरी होती है, और इसी परिभ्रमण गति से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात किस गति से बनते हैं, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति या परिभ्रमण गति से बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं या एक सौर दिवस भी कहते हैं। दूसरी बात है कि घूर्णन गति से ही अक्षांश व देशांतर रेखाओं का निर्धारण होता है। तीसरी बात है दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर भी घूर्णन गति से होता है। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण भी क्या होता है, ग्लोब से घूर्णन गति से होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव क्या हैं। तो याद रखें, वार्षिक गति का मतलब 1 वर्ष की गति, यानी लगभग 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करती है, और उस परिक्रमा को हम बोलते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। अब इस वार्षिक गति से क्या होता है, ऋतुओं के परिवर्तन। आपने देखा होगा कभी शरद ऋतु आ जाती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाए, कभी शीत ऋतु आ जाए, कभी वसंत ऋतु आ जाए। तो ये सब ऋतुएं किस कारण आती है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण आती हैं। ग्रहण आपने देखे होंगे, कभी सूर्य ग्रहण हो रहा है, कभी चंद्र ग्रहण हो रहा है, कभी अर्धचंद्र ग्रहण हो रहा है। तो ये सभी ग्रहण किस गति से होते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति से होते हैं। दूसरी बात, दिन और रात की लंबाई में अंतर, कि कभी दिन छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं किस गति से होती हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति से होती हैं। अयन व्रत व ध्रुव व्रतों का निर्धारण भी किस गति से होता है, परिक्रमण गति से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे दिन रात किस गति से बनते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण गति से। ऋतु परिवर्तन किस गति से होते हैं, परिक्रमण गति से। ग्रहण किस गति से लगते हैं, तो याद रखें परिक्रमण गति से। और दिन रात की लंबाई में अंतर किस गति से होता है, तो याद रखना परिक्रमण गति से। स्टूडेंट यहाँ पे दिन रात का बनना आए तो घूर्णन गति करना है, और दिन रात की लंबाई में अंतर आए तो आपको परिक्रमण गति करना है। दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। पूछे दिन रात की लंबाई और आप घूर्णन गति करके आ जाएं, और पूछे आपको दिन रात बनने के आप परिक्रमण गति करके आ जाएं। ठीक है, याद रखना ये लंबाई में अंतर है और यहाँ पे बनने की बात हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के घूर्णन गति से कौन से बल की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी, रेलवे और आरपीएससी ने तो बहुत बार पूछ लिया है प्रश्न, रीट भी पूछ सकता है इसको कि पृथ्वी के घूर्णन गति से कौन से बल की उत्पत्ति होती है। मैं इस प्रश्न को 101% मानता हूँ कि रीट में पूछे जाने की संभावना है। याद रखना कि पृथ्वी के घूर्णन गति से अपकेंद्रीय बल या कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात है अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूर्णन यानी एक चक्कर या घूर्णन पूरा करती है। मैंने आपको बताया कि अपने अक्ष पर ही घूम रही है, एक जगह पे ही एक चक्कर लगा रही है, तो उसको मैंने बताया था लगभग 24 घंटे में एक घूर्णन करती है पृथ्वी। तो इसका वास्तविक टाइम दे रखा है कि 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है, यानी लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक घूर्णन यानी एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन लगते हैं, 5 घंटे और लगते हैं, 48 मिनट और 40 सेकंड। तो मैंने आपको बताया लगभग 365 दिन। अब देखिए दोस्तों, 365 हमारी एक साल की होती है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। लेकिन यहाँ पे जो पृथ्वी एक साल की बजाय 6 घंटे अधिक और ले रही है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो याद रखें दोस्तों, ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हैं, ये 6 घंटे जुड़ते रहते हैं। 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौका 24, यानी ये 24 घंटे बनते हैं। और 24 घंटे आपको पता होगा कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष होती है, यानी जिसमें 29 फरवरी का यानी 29 दिन का क्या होता है, 1 फरवरी का महीना होता है। तो ये 4 घंटे उधर जुड़कर एक दिन का निर्माण कर देते हैं 4 साल में। इस वजह से एक लीप वर्ष का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार उस लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। इस प्रकार याद रखना कि जो लीप वर्ष का निर्धारण होता है वो किस गति से, पृथ्वी किस गति के कारण होता है लीप वर्ष का निर्धारण। तो याद रखें पृथ्वी की परिक्रमण गति का या वार्षिक गति के कारण लीप वर्ष का निर्धारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी स्तर की बात कर रहा था एग्जाम में, सिलेबस में स्तर की बात की गई है, तो वो इसी बात को इस प्रकार पूछ सकता है कि लीप वर्ष का निर्धारण पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो आपको बता देना है कि लीप वर्ष का निर्धारण पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो या गोला जो दिन व रात का निर्धारण करता है या दिन व रात को विभाजित करता है, उसे क्या कहते हैं। यानी देखो दोस्तों, ये गोला है, देखो
मैंने आपको बताया कि पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है, सूर्य के अपने अक्ष पर घूमती है। मान चलो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमी, अभी इधर तो सूर्य है, अब ये इसी चक्कर लगा रही है कि अनुमान की ये हिस्सा जब पृथ्वी के सामने, तो इधर क्या है, दिन है और इधर क्या है, रात। यानी ये 12 घंटे में प्रक्रिया कर लेगी। अब 12 घंटे भाई पृथ्वी ये पूरा चक्कर 24 घंटे में लगा रही है, तो 12 घंटे के ये हिस्सा इधर सामने रहेगा और 12 घंटे ये हिस्सा पीछे रहेगा। जब ये हिस्सा इधर आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। ये हिस्सा इधर आ जाएगा तो इधर रात हो जाएगी, और ये हिस्सा इधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगी, दिन हो जाएगी। अब बीच में जो ये व्रत बन रहा है, यानी ये इधर तो दिन है, इधर रात है, इस चीज़ को जो विभाजित कर रहा है ये सर्किल, इस सर्किल को बोलते हैं प्रदीप्त या प्रकाश व्रत। इस सर्किल को क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या प्रकाश व्रत बोलते हैं। तो याद रखना कि प्रदीप्त या प्रकाश व्रत क्या होता है, दिन और रात का विभाजन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स के लिए याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी व सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। मान चलो सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके बीच में सर्वाधिक दूरी हो, उस स्थिति को क्या कहेंगे, उस स्थिति को कहेंगे अपसौर। क्या कहेंगे, अपसौर। और इस स्थिति में जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है, उत्तर में होती है। कहाँ पे होती है, उत्तर दिशा में होती है। जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अपसौर की स्थिति कहेंगे। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो ये अधिकतम दूरी होती है कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और कितनी होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। अब बात करें न्यूनतम की, मान चलो सबसे कम दूरी कब होती है, तो पृथ्वी के व सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी हमारी कहाँ पे आ जाए, दक्षिण दिशा में आ जाए, तो इसको दक्षिणायन की स्थिति बनती है। और उस स्थिति में क्या होता है, उपसौर की स्थिति होती है। उपसौर किसे कहते हैं कि सूर्य व पृथ्वी के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, उपसौर की स्थिति कहते हैं। और ये उपसौर की स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। और इसमें सूर्य व पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, मात्र 14.7 करोड़ किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ से समझें, ये पृथ्वी है, ये क्या है, सूर्य के चारों परिक्रमा लगा रही है। ये क्या करिए, सूर्य के चारों परिक्रमा लगा रही है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी अब इस जगह पे आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे। तो इस जगह पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होगी, बहुत अधिक दूरी हो जाएगी, यानी 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी हो जाएगी। अब ये पृथ्वी घूमते घूमते अगर इस जगह पे आ जाएगी, तो इस जगह क्या है, बहुत कम दूरी, सबसे कम दूरी इसी जगह पे होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, 14.7 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर। और ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को घटित होती है। और ये सबसे कम दूरी वाली स्थिति 3 जनवरी को घटित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट अगले प्रश्न देखिए कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है, कब होती है। यानी पृथ्वी के दोनों गोलार्ध हैं, मैंने बताया कि पृथ्वी है, पृथ्वी बीच में से भूमध्य रेखा से विभाजित है। और इस भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इस भूमध्य रेखा के निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो इन दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि कब बराबर होगी, तो याद रखें, इन दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी दिन और रात की अवधि क्या हो, बराबर होती है। दिन भी उसी 12 घंटे के और 12 घंटे की रात, और इधर भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ऐसी स्थिति 2 तिथियों को होती है, जिसमें से एक तिथि है 21 मार्च और दूसरी तिथि है 23 सितंबर को। क्या, 23 सितंबर को। क्यों होती है ऐसी स्थिति कि इन 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर क्यों होती है, क्योंकि 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है, तो आपको बता देना 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगर ये पूछे कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत या भूमध्य रेखा पर कब पड़ती हैं, तब भी आपको बताना है 21 मार्च या 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें क्या पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होती है, दिन रात की अवधि बराबर होती है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब 21 मार्च को पृथ्वी और सूर्य के बीच में, कब, जब 21 मार्च को पृथ्वी, यानी 21 मार्च को जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में क्या होती है, दिन रात की अवधि बराबर होती है, तो उस स्थिति को, 21 मार्च की स्थिति को बोलते हैं उत्तरी विषुव या बसंत विषुव बोलते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो उस स्थिति में बसंत ऋतु होती है, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। क्या होती है, शरद ऋतु होती है। और जिस समय 23 सितंबर को, यानी पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन रात की अवधि बराबर होती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं दक्षिणी विषुव। और इधर इस स्थिति में स्थिति पलट जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु आ जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या आ जाएगा, बसंत ऋतु आ जाएगी। बात समझ गए होंगे कि स्थिति क्या कह रही है हमारी, कि 21 मार्च और 23 सितंबर की 2 स्थितियाँ बन रही हैं।
दो स्थितियाँ क्या है, इन दोनों स्थितियों में क्या चीज़ प्रदर्शित हो रही है कि दोनों स्थितियों में 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या था, दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब 21 मार्च को जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है दोनों गोलार्धों में, तो दोनों गोलार्धों में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु। और 23 सितंबर के दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बसंत ऋतु होती है। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अगर आपसे क्वेश्चन एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछे कि बसंत विषुव कब होता है तो आपको उत्तर देना है 21 मार्च को। दक्षिणी विषुव कब होता है, 23 सितंबर को। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अब भाई विषुवत रेखा पे भूमध्य रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब बात आती है हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा की। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और ये ऊपरी जो रेखा होती है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश की, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा होती है इसको मकर रेखा। यानी इस मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर को पड़ती हैं। और इस कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं, याद रखना। और विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी, 21 मार्च व 23 सितंबर को पड़ेंगी। तीनों रेखाएं क्लियर हो गई होंगी। जब 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है, सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटी रात होती है। समझ गए। और सूर्य की सीधी किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे लंबा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट अगली बात देखिए, ये जो हमने भी समझाया 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 जून, स्थिति देख लीजिए दोस्तों। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, परिक्रमा कर रही है। अब देखो ये यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट किया, मान चलो उत्तरी गोलार्ध में इधर क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, इसको हमने उत्तरी अयनांत बोला यानी 21 जून को। और 22 दिसंबर को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। क्योंकि दक्षिण में क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मकर रेखा पर दक्षिणी अयनांत में, और इधर क्या हो रहा है 21 जून को कर्क रेखा पर क्या हो रहा है, सूर्य की जी सीधी किरणें पड़ रही हैं यहाँ पे। अब देखना इसमें यह है कि जब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि 21 मार्च के दिन और इधर क्या हमारा 23 सितंबर, इन दोनों दिन यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हो रहा है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं। और इधर 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं। तो मकर रेखा कहाँ था, दक्षिणी गोलार्ध में, इस वजह से इसको दक्षिणी अयनांत बोला। उधर कर्क रेखा उत्तर में होती है तो इस वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं। तो ये इस प्रकार इस सर्किल लगा हुआ पृथ्वी इस प्रकार घूमती रहती है, इस प्रकार ऋतुओं को निर्धारण करती है। कि मान चलो जब पृथ्वी इस ध्रुव में होती है तो इधर गर्मी होगी, तो इधर क्या होगा, इस साइड में सर्दी होगी, शीत ऋतु होगी। तो विपरीत चलता रहता है सर्किल क्रम। नेक्स्ट अगला है चंद्र ग्रहण कब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण की बात समझाएं आपको, तो याद रखें कि जब चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों ग्रहण में हमें क्या करना है कि दोनों स्थितियों में सूर्य को स्थिर रखना है। यानी सूर्य तो अपनी जगह पर रहेगा, बस स्थिति चेंज कब होगी कि जब किस में होगी, पृथ्वी और चंद्रमा में। अब चंद्र ग्रहण की बात कर रहा है तो चंद्र ग्रहण पे अंधेरा आ रहा है एक तरीके से। तो अंधेरा कब आएगा, जब पृथ्वी अपने प्रकाश को चंद्रमा पर जाने नहीं देगी। तो याद रखें कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ये आ गई पृथ्वी, यानी जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। पॉइंट क्लियर। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, तो याद रखें चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण में आपको बता देता हूँ कि जब चंद्रमा, अब देखो ये चंद्रमा, अब इधर क्या हो गया, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाए, कब आ जाए, किसके बीच आ जाए, सूर्य पृथ्वी के बीच। यानी मैंने बताया सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, केवल जो चेंज हो रहे हैं, अपने स्थान बदल रहे हैं, वो कौन बदल रहे हैं, चंद्रमा और पृथ्वी बदल रहे हैं। तो याद रखें सूर्य ग्रहण में तो क्या होता है कि चंद्रमा बीच में आता है, और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी बीच में आती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय अंधकार की अवधि होती है। तो याद रखें सूर्य ग्रहण के समय अंधकार की अवधि होती है लगभग 2 मिनट की औसत। और चंद्रमा एक माह में
पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है? तो याद रखें दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सूर्य है, ये है। इसके चारों ओर मैंने बताया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। जब चंद्रमा घूमकर एक चक्कर 24 घंटे यानी 1 महीने में एक चक्कर लगाता है, लगभग 28 दिन में, यानी 28 दिन में जब चंद्रमा इसका पूरा चक्कर लगा रहा है तो एक बार इस जगह पे भी आएगा और एक बार इस जगह पे भी आएगा, और ये सूर्य है ही है। तो याद रखें, एक बार समकोण तो स्थिति ये बन गई और एक बार समकोण की स्थिति इधर बन जाएगी। तो याद रखें कि चंद्रमा एक माह में पृथ्वी के साथ 2 बार समकोण की स्थिति बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा युति व्युति यानी सिजगी। या तो सिजगी दे सकता है या युति व्युति दे दे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखना है इसको कि युति व्युति या सिजगी क्या है। तो याद रखें, युति व्युति क्या होते हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा की पृथ्वी की एक सीधी रेखा में उपस्थिति, यानी मान के चलो ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, या हम कह सकते हैं कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये दोनों स्थितियाँ यानी एक सीधी रेखा में हो, चाहे कैसी भी पोजीशन हो, चाहे सूर्य के आगे चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी हो, लेकिन तीनों की तीनों क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? युति और व्युति कहते हैं, यानी सिजगी कहते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कि सिजगी यानी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये तो सूर्य हो गया, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। अगर मान चलो ये स्थिति बन रही हो, यानी सूर्य और चंद्रमा बीच में हो, यानी सूर्य ग्रहण वाली स्थिति बन रही हो, या सूर्य ग्रहण वाली स्थिति बन रही हो तो इस स्थिति को हम बोलते हैं युति या सूर्य ग्रहण। मान चलो यहाँ पे ये चंद्रमा ना हो, यहाँ सूर्य हो, फिर पृथ्वी हो, फिर चंद्रमा हो, ये वाली स्थिति बन रही हो, ये वाली स्थिति, तो इसमें क्या हो रहा है कि पृथ्वी बीच में आ रही है, तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति को बोलते हैं व्युति। तो इस प्रकार याद रखना कि चंद्रमा 2 बार, इस चंद्रमा एक बार तो क्या होता है कि पृथ्वी के और सूर्य के पीछे होता है, एक बार क्या होता है चंद्रमा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, यानी 2 बार समकोण स्थिति तो ये हो जाती है और 2 बार सीधी रेखा में भी आता है चंद्रमा। तो दोनों बार की स्थिति में क्या होता है, एक बार की स्थिति में चंद्र ग्रहण, एक बार की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं युति, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं व्युति। तो याद रखें कि सिजगी यानी युति व्युति क्या है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक सीधी रेखा में उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? सिजगी या युति या व्युति कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि मध्य या अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य या अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में, और ये कब दिखाई देता है? 21 जून को। और कब दिखाई देता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में दिखाई देता है, याद रखना है, नॉर्वे में दिखाई देता है। तो नॉर्वे को क्या कहते हैं? मध्य या अर्धरात्रि का सूर्य कहते हैं। अगला, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तीनों के तीनों प्रश्न रीट में आने के लायक हैं, तीनों में प्रश्नों की रीट में आने की संभावना 101% है। तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न रीट के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और शायद रीट की प्रीवियस एग्जाम्स की बात करें हम तो प्रीवियस की एग्जाम्स में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें हम कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को कहा जाता है सिस्लूनर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारा है, तो उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को कहते हैं ध्रुव तारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित तारा है, तो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित तारा कहलाता है क्रॉस स्टार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिन या सौर दिवस किसे कहा जाता है? तो मैंने इसके बारे में तो पहले ही बता दिया है कि घूर्णन काल को कहा जाता है, यानी एक सौर दिवस कितने घंटे में पूरा होता है? 24 घंटे में। तो 24 घंटे में पृथ्वी की कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। तो याद रखें, घूर्णन गति के समय को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन या सौर दिवस कहते हैं। ये थे दोस्तों हमारे RBSc बोर्ड की किताबों से लिए गए पृथ्वी की गतियों एवं सूर्य व चंद्र ग्रहण से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपकी रीट की एग्जाम्स या विभिन्न, इसके अलावा और भी राजस्थान बोर्ड की या सेंट्रल बोर्ड की कोई भी एग्जाम्स हो, इन टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो सभी क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना तथा साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए